नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुपर किड्स यूट्यूब बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन बहुत 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 खास है क्योंकि जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम करीब आता है आपके अंदर एक डर पैदा होने लगता है कि हमारी बोर्ड कॉपीज कैसे चेक होती है। ठीक है, क्या स्टेप मार्किंग होती है, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है तो कितनी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और एग्जामिनर क्या हमें फेल कर सकता है। अगर एग्जामिनर को हमारा आंसर पसंद नहीं आया तो क्या उसके पास पावर है कि वो आपको फेल कर सकता है, 0 नंबर दे सकता है। इन सभी तरह के सवालों से आप घिरे रहते हैं और इन सभी सवालों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत 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 अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या स्टेप मार्किंग होती है या नहीं होती है। यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है वैसे ही स्टेप मार्किंग से आपका स्कोर बनता है। तो स्टेप मार्किंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि हमारे स्कूल में तो जब कॉपी चेक होती है तो एज सच हमने ऐसा देखा नहीं है, बट क्या बोर्ड एग्जामिनेशन के थ्रू जब हम अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं तो जब बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे जो टीचर्स हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, क्या वो हमको स्टेप मार्किंग देंगे? तो जी हाँ, देते हैं। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि अगर आप देखेंगे यहां पर स्क्रीन पे तो यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसका सोल्यूशन भी है और उसके सामने हर एक स्टेप के सामने उसके मार्क्स भी अलॉटेड हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, हर साल सीबीएसई एक सैंपल पेपर इशू करता है। ठीक है, और वो सैंपल पेपर इशू करने का कारण ये होता है कि वो आपको बताना चाहता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत उससे अंदाजा मिल जाता है। दूसरी चीज वो आपको ये बताना चाहता है कि आपको अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है और आपके प्रेजेंटेशन में किन किन स्टेप्स के हमने क्या क्या मार्क्स अलॉट करके रखे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, इसका सोल्यूशन ये है, तो हमें कीवर्ड क्या लिखने चाहिए या हमें किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि इन इन चीजों के मार्क्स जो है वो फिक्स हैं कि इसके मार्क्स हमको मिलने ही मिलने हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कॉस इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग, ये आपको प्रूफ करना है। अब यहां पर हो क्या रहा है, इन्होंने सबसे पहला जो स्टेप किया है उन्होंने इसको कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में, साइन इनवर्स को भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट किया है। ये आप ट्रायंगल की मदद से बना सकते हो, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है उसकी मदद से बना सकते हो, और इसके आपके आधा आधा नंबर, दोनों को कन्वर्ट करने के आधा आधा नंबर आपको दिए जाएंगे, यानी सिर्फ ये लिखने के आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मुला लगाना है। आपको मालूम है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab, ये इसका फॉर्मुला होता है। ठीक है, और उसके बाद जो सवाल आएगा, उसके बाद जो जवाब आएगा जो कि टेन इनवर्स में आएगा, उसे सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है फिर से कहां पर, साइन इनवर्स में। उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, साइन इनवर्स में, क्योंकि आपको प्रूफ करना था। बात समझ में आ रही है? तो आपने बोला इसके 1 नंबर मिल गए, इस स्टेप के आधे नंबर मिल गए, और कन्वर्ट करने के फिर हमें क्या मिल गए, आधे नंबर मिल गए। इस तरीके से आपको कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर मिल गए। तो आप सोचो कि सर हर एक स्टेप के यहां पर मार्क्स मिल रहे हैं, बट क्या क्या चीज जरूर मेंशन करना है, उस चीज का हमें बस यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं मैक्सिमम मिनिमम में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाले सवाल के बारे में, जहां पर यहां पर ये क्लोज इंटरवल आपको दिया गया है और आपके पास एक फंक्शन है। अब आप सोचो जो प्रोसेस है उसमें आप क्या करते हो, फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हो। आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, उसी के आपको 2 नंबर मिल गए। आप सोचो सिर्फ आपने सिर्फ डिफरेंशिएट किया, आपको 2 नंबर मिल चुके हैं। ये कितने नंबर का सवाल है, 2 3 4 5 और ये 1, 6 नंबर का सवाल है। उस 6 नंबर में सिर्फ 2 नंबर आपको एक स्टेप करने के मिल रहे हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसके बाद जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो प्रोसेस में क्या होता है, हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो से। ऐसा क्यों करते हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो जब हमने इसको इक्वेट किया जीरो से तो हमें यहां पर एक्स की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। ये हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा, क्लोज इंटरवल है तो उस इंटरवल में जो भी नंबर होंगे उन पे भी आपको चेक करना पड़ेगा आगे चलकर फंक्शन को। तो हमें यहां से एक्स की वैल्यू कुछ मिल रही है 1/8, यहां पर -1 0 1 ऑलरेडी था, 1/8 भी इसकी बीच में लाई करता है। हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब आप सोचो, आपने डिफरेंशिएट किया, 2 नंबर मिल गए, इक्वेट किया जीरो से, एक्स की जो वैल्यू आई उसके आपको 1 नंबर मिल गए,
और क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि 3 आपके पास ऑलरेडी थे, -1, 0 और 1, साथ ही साथ 1/8 जो आपने भी और निकाला, सिर्फ इसको लिखने के आपको 1 नंबर मिल गया। आप सोचो 6 में से 4 नंबर आपको अभी तक मिल चुके हैं, सवाल अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है भाई, स्टेप मार्किंग होती है, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। आप जो भी लिख के आओगे, अगर वो रिलेवेंट है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, अगर वो सही है, तो आपको नंबर मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी डरने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर देखा तो वो आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं था, आपको लग रहा है डिफिकल्ट पेपर बन गया। तो आप सोचो उस कंडीशन में आपको जितना आता है और जितना आप रिलेवेंट रहोगे, आपको नंबर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जहां पर आपका पेपर बिगड़ चुका था, आपको लग रहा था कि बिगड़ गया मेरा पेपर, वहां पर भी स्टेप मार्किंग की वजह से आप सेफ हो सकते हो। बट आपको इन चीजों का ध्यान रखकर ही पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो मैथ्स है। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में क्या होता है। अब यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शंस हैं कि भैया इस सवाल में कंटेंट के आपको 3 नंबर देने हैं। समझो, 3 नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, तो ये कितने हो गए? 4 और 1 5, यानी ये 5 नंबर का सवाल है। उस 5 नंबर के सवाल में 3 नंबर फिक्स है कंटेंट के। इसका मतलब कंटेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो कंटेंट अगर आपका सही है, 3 नंबर आपको मिल गए, यानी कि 60% आपने सिक्योर कर लिए। अब आपकी स्पेलिंग के सिर्फ आधे नंबर हैं। ठीक है, आपकी स्पेलिंग के सिर्फ आधे नंबर हैं। अगर आपने उसमें स्पेलिंग में मल्टीपल जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक किए, आपके सिर्फ आधे नंबर ही कटेंगे। ऐसा नहीं कि मल्टीपल टाइम आधे नंबर कटेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखो। फ्लुएंसी के 1 नंबर है और ग्रामर के आधे नंबर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किस चीज का है? कंटेंट का है। तो आपको अपने कंटेंट पे, है ना, फोकस करना है कि यार मेरा कंटेंट जितना रिलेवेंट होगा, जितना अच्छा होगा, वो मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये इंग्लिश की बात हो गई। अगर मैं अब बात करता हूं कि क्या सर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सीनियर्स भी हमको बोल चुके हैं कि यार एनसीईआरटी पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़ ले। तो क्या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे? इसका मैं प्रूफ आपको बता देता हूं। यहां पर सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़ो। यहां पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस, इवेल्युएटर्स checking board exam copies are instructed to prioritize NCERT textbook as the primary reference point when assessing answer, meaning they should consider NCERT concepts and explanation as the most reliable source of evaluating student responses, especially when there are multiple interpretation of a question. तो यहां पर जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दिए गए हैं आपके इवेलुएटर को, आपके एग्जामिनर को, वो ये कहा गया है कि जो भी कंटेंट बच्चे ने लिखा है, आपको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझकर उसको चेक करना है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी सवाल का जवाब लिख रहे हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, अगर आपने एनसीईआरटी का कंटेंट यूज किया है, एनसीईआरटी के थीम पर उसका आंसर दिया है, तो आपको वेटेज मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपके सीनियर्स भी आपको बोलते हैं, आपके टीचर्स भी आपको बोलते हैं, और आपके दोस्त भी आपको बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, बट एनसीईआरटी पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि की पॉइंट्स अबाउट सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड इवेल्युएशन गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस हैं? प्राइमरी रेफरेंस आपको एनसीईआरटी को देना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजी जो एनसीईआरटी में यूज हुई है, अगर वो चीज आपको वहां दिखाई दे रही है, और मार्किंग स्कीम जो है वो उसी के हिसाब से होगी, है ना। तो आप सोचो कि क्यों बार बार हमें ये सुनने को मिलता है, क्यों बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे आपके सीनियर्स आपको ये बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, जबकि इतनी सारी रेफरेंस बुक होने के बावजूद भी लोग एनसीईआरटी से सजेस्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी बुक्स मार्केट में आज अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही उठाई गई हैं। उन्हीं को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, उन्हीं के सॉल्यूशंस को और मॉडिफाई करके लोग बुक्स बनाते हैं। ठीक है, बेस सबका एनसीईआरटी होता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी भैया आपका बाइबल है, आपकी गीता है, आपका सब कुछ है। आपको एनसीईआरटी पर स्टिक रहना है और उसके दाएं बाएं कुछ नहीं देखना है। ठीक है, दो चीजें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये पहले आप कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ और भी देख सकते हो।
है ना, आप कर लेना, बट सबसे पहले फोकस किस पे होना चाहिए? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी एग्जाम पर। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। अब यहां लिखा है बियॉन्ड एनसीईआरटी, अब ध्यान से देखना क्या बात बोल रहा हूं। वाइल एनसीईआरटी इज द प्राइमरी रेफरेंस, evaluator may also consider relevant information from other reliable sources if it is presented accurately and does not contradict NCERT concept। तो अब बच्चे के मन में ये डाउट भी आएगा कि सर अगर मैंने कोई दूसरी रेफरेंस बुक अगर ली है और वहां से अगर मैंने अपने आंसर्स को लिखा है तो उस केस में क्या होने वाला है, तो वो चीज बता दी गई है। अगर वो एनसीईआरटी में लिखे गए कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है तो भी चलेगा। और मैंने आपको क्या बताया कि जितनी भी बुक्स बनती हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को बेस बनाकर ही बुक्स बनाते हैं। बट कॉपीराइट ना हो तो कुछ ना कुछ, अच्छा खुद का भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा तो कुछ अपनी तरफ से भी ऐड ऑन करते हैं। तो मोटा मोटा जो बेस लाइन होती है वो एनसीईआरटी होता है। बट मैं आपसे अभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप इससे अच्छा है एनसीईआरटी से ही पढ़ो। आप इससे अच्छा एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी की थीम आप उठा लो और फिर अगर आप उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हो, कुछ अपना टच दे सकते हो दो, बट उसका जो बेसिक थीम है वो एनसीईआरटी ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इवेल्युएटर शुड स्टिल असेस स्टूडेंट एबिलिटी टू अप्लाई कॉन्सेप्ट बियॉन्ड रोट लर्निंग इवन व्हेन यूजिंग एनसीईआरटी एज द प्राइमरी रेफरेंस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भैया मतलब बिल्कुल वही रटी रटाई चीजें भी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे ने रिलेवेंट लिखा है और सही है और एनसीईआरटी का थीम, एनसीईआरटी का बेस उससे मैच होता है, तो भी आप उसको नंबर दोगे, आप उसके नंबर नहीं काट सकते। बात समझ में आ रही? तो एनसीईआरटी भाई साहब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन के क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर सुंदर सुंदर लिखने से क्या अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिनकी राइटिंग खराब है, जिनका प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी, उनका साइंस बहुत अच्छा है, बट उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उनको लगता है प्रेजेंटेशन के क्या सर नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रेजेंटेशन के आपको एक भी नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेजेंटेशन से आप एग्जामिनर का अटेंशन जो है वो अपनी तरफ ला सकते हो, कहीं ना कहीं आप उसको अपने फेवर में ला सकते हो। ये आपका प्रेजेंटेशन आपका इसमें हेल्प करता है। प्रेजेंटेशन के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स अलॉटेड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि अच्छा जिसकी कॉपी बहुत सुंदर है उसको हम अलग से नंबर देंगे, नहीं, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बट उसका फायदा क्या? उसका फायदा यह है कि एग्जामिनर भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। तो जब आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं अटेंशन आप उसका खींच लेते हो और उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको जरूर मिलता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट का मतलब ये कि आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पेपर में, तो आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, है ना, ऐसे सेक्शंस होते हैं, सब में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सबके अलग अलग वेटेज होते हैं। अब आपका सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर क्या हमेशा सेक्शन ए से स्टार्ट करना है? क्या हम सर पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर वेटेज ज्यादा होता है? मैं बोल रहा हूं आप कहीं से भी स्टार्ट करो, बट ऑर्डर मेंटेन करो। मतलब ये कि अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर मेंटेन करो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है उसके लिए स्पेस छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बट आप ऐसा मत करो सेक्शन ए का पहला और दूसरा क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन बी का तीसरा, मतलब कोई दूसरा नंबर का क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन डी पे चले गए, फिर सेक्शन ई पे चले गए। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? आप अगर सेक्शन सी से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सेक्शन सी जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए। वहां पर भी रैंडम क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का आपको अटेंशन जो है ना, वो अपनी तरफ रखना है। एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कैसे अटेंशन उसका अपनी तरफ खींचोगे? जब आप उसके लिए जीवन आसान बनाओगे। ठीक है, तो आप अपने आंसर का ऑर्डर बहुत 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 मायने रखेगा। तो सबसे पहले कोई भी सेक्शन उठाओ, बट उसको सीक्वेंस में करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेकेंड चीज क्या है? मेक पॉइंटर्स। जहां पर भी जरूरी है वहां पर आप पॉइंटर्स बना के लिखो। पैराग्राफ में लिखने से अच्छा है पॉइंटर्स बना के लिखो। बात समझ में आ रही है? पॉइंटर्स बनाने से क्या होता है कि आप उस अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग चीजों को हाईलाइट कर सकते हो। ये भी एक पॉइंट यहां पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको कीवर्ड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको पॉइंटर्स बनाना है। उस पॉइंटर्स में आप अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर दो, हाईलाइट कर दो, ताकि एग्जामिनर के पास में जो आंसर शीट है उससे वो उसको मैच करके कि अच्छा ये चीजें जो कि एनसीईआरटी में भी अवेलेबल हैं, है ना,
उससे वो आपको फटाफट चेक करके आपको अच्छे से नंबर देके आगे बढ़ जाए। तो आपकी कॉपी उसको चेक करने में आसानी, वो पूरा पैराग्राफ में ढूंढे नहीं कि मुझे कौन से वो 3 पॉइंट चाहिए जो कि मुझे मेरे आंसर शीट में है। बात समझ में आ रही है? तो उसको एनसीईआरटी का भी ध्यान रखना है कि यार एनसीईआरटी की थीम यहाँ पर मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आप पॉइंटर्स में लिखो, और जो भी लिखो जहां पर भी जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर हाईलाइट कर दो। आप हाईलाइट करने का मतलब ये है कि अब आप उस पर अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो डार्क, है ना, और उससे जो एग्जामिनर है उसका ध्यान उस तरफ जाएगा और वो चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, उस पूरी स्टेटमेंट में वो चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसका कुछ रिलेवेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जहां पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वहां पर बच्चा क्या करता है, रफ वर्क बगल में कर देता है एक लाइन खींच के। ठीक है, उसको लगता है कि एग्जामिनर को मेरा रफ वर्क दिखना चाहिए। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है आपके रफ वर्क से। ठीक है, उसको सिर्फ नीट एंड क्लीन कॉपी चाहिए जिसको उसमें समझ में आए कि मुझे कहां पर चेक करके नंबर देने हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लास्ट के 2 पेज निकाल लीजिए, है ना, वहां पर सिर्फ रफ वर्क लिख दीजिए, है ना, ऊपर, और वहीं पर सारे रफ वर्क करिए। ठीक है, और बाद में आप चाहिए तो उसको ऐसे क्रॉस करके फिर आप पेपर अपना सबमिट कर दो। बट रफ वर्क कभी भी साइड में मत करो, रफ वर्क हमेशा कहां करो, सबसे पीछे वाले पेज पर करो। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आप एक चीज का ध्यान रख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल है तो उसमें आप लिख लो पहले गिवन क्या क्या है। ठीक है, आपने क्या लिख लिया कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो आपने लिखा सर गिवन क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज, अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपने लिख दिया फॉर्मूला यूज क्या क्या हो रहा है। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा, उसके बाद आपने लिखा प्रोसीजर। ठीक है, आप उसको फिर सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो वहां पर आप लिखो, और वहां पर आप एक बॉक्स बना दो, वहां पर एक बॉक्स बना दो और वहां पर एक ऐसे साइन बना दो आंसर लिखकर। ठीक है, तो एग्जामिनर को दिख जाएगा अच्छा क्या क्या गिवन था, क्या फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा। यहां पर अगर मल्टीपल फॉर्मूले लगना है तो 1 2 3 करके वो फॉर्मूले लिख दो। ठीक है, और इससे बहुत फायदा होता है, एग्जामिनर को लगता है कि यार बच्चा बिल्कुल मजेदार बच्चा है, बिल्कुल बढ़िया बच्चा है। और ये सब तरीके हैं एग्जामिनर का अटेंशन खींचने के लिए। उसका मूड बिल्कुल आपकी कॉपी देख के ना खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेस उनको भी होता है कॉपी चेक करने में। ठीक है, तो अगर आपकी कॉपी आई और उनको लगा कि यार मजेदार बच्चा है यार, उनको एक एक चीज वो आपस में डिस्कस भी करता है, देखो क्या कॉपी है यार, मजेदार कॉपी है, शानदार कॉपी है, तो आपने उसका अटेंशन खींच लिया, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज मिलेगा। अब मैं वो खुल के नहीं बताऊंगा, बट एडवांटेज मिलता है। ठीक है, मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर कि एग्जामिनर क्या हमारा दोस्त है। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको मानते नहीं है। एग्जामिनर जो है वो आपका दोस्त होता है। कोई भी एग्जामिनर कभी भी अपने हाथ से किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना चाहता है। तो सर एग्जामिनर अगर दोस्त होता है तो कैसे होता है? एग्जामिनर दोस्त इसलिए होता है क्योंकि उसे मालूम है कि बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहा है, कितना प्रेशर है, और इस बोर्ड एग्जामिनेशन की आगे चलकर कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो वो इस बात का ध्यान रखते हुए आपकी कॉपी चेक करता है, वो बायस नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करता है कि अगर कुछ भी ऐसा रिलेवेंट मिल गया मुझे जिसके बेसिस पे मैं इसको नंबर दे सकता हूं, तो वो आपको हमेशा नंबर देगा, वो हमेशा नंबर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको शुरुआत से ही एक तो प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसका अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए। दूसरा एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उस पर आपको फोकस करना है, उसको आपको यूज करना है ना, समझ में आ रहा है? तो कुछ चीजें शुरुआत से ही अगर आप, ठीक है, अपने दिमाग में लेके चल रहे हो कि मुझे पेपर को अटेम्प्ट करते समय इन इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे अपने आंसर को पॉइंटर्स में, मुझे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय ऑर्डर का ध्यान रखना है, मुझे एनसीईआरटी की रिलेवेंसी को मेंटेन करना है। अगर ये सारी चीजें आप मेंटेन करते हुए चल रहे हो तो कहीं पर कुछ ऊपर नीचे भी है ना, तो वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, जितना मैं जानता हूं, जितनी मेरी बात हुई है, वो सभी बोलते हैं कि अगर हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि अगर हमसे कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके वो पास हो जाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हमें पास कर दिया जाएगा, नहीं। आपको इन बात का ध्यान रखना है, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो। प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं मिलते, बट प्रेजेंटेशन की वजह से आप उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचते हो, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पॉइंटर्स बनाओ,
ऑर्डर मेंटेन करो, एनसीईआरटी की रिलेवेंसी मेंटेन करो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मेन चीज है रिलेवेंट कंटेंट लिखो, कुछ भी अनचंड मत लिखो। बहुत सारे लोग आपको आके बोलेंगे बस कॉपी भर दो, अरे नहीं भैया, जो नॉलेजेबल आदमी आपकी कॉपी चेक करता है, अगर उसमें कहीं पर भी कुछ भी गलत है, वो देख उसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये गलत लिखा है, क्योंकि वो इतने सालों से पढ़ा रहा है या कॉपी चेक कर, उसको मालूम है कि क्या गलत लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आप इस बात को कभी भी नजरअंदाज मत करना कि मैं कुछ भी लिखूंगा और एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो भी लिखो रिलेवेंट लिखो, कम लिखोगे चलेगा, बट रिलेवेंट लिखोगे ये जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं, मैं एग्जामिनर हूं, तो क्या मेरे को आपके सवाल का जवाब पसंद नहीं आया, मजा नहीं आया आपके सवाल का आंसर देखकर, तो क्या मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आपको 0 नंबर दे सकता हूं? क्या मैं आपका आंसर कट कर सकता हूं? क्या मेरे पास इतनी पावर है? तो इसका जवाब है नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नहीं है। इसका प्रूफ क्या है कि उनको इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइंस में आपसे बात कर रहा हूं। इवेल्युएशन इज टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द मार्किंग स्कीम। बात समझ में आ रही है? मार्किंग स्कीम जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, सीबीएसई हर साल जो एक पेपर आपको इशू करता है, उसमें जो मार्किंग स्कीम है वो आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही कुछ उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि एनसीईआरटी का ध्यान आपको रखना, जो मैंने आपको भी पहले भी बताया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी गाइडलाइंस उनको दिए गए हैं जिनका ध्यान रखकर उनको कॉपी चेक करनी होती है, ठीक है। वो आसान नहीं है कि कोई भी एग्जामिनर कोई भी कॉपी चेक कर देगा, ऐसा ऐसा नहीं है। उसकी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उनको क्या बोला गया कि इवेल्युएशन इज टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन दी मार्किंग स्कीम, इट शुड नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू वंस ओन इंटरप्रिटेशन और एनी अदर कंसिडरेशन। ठीक है, आप क्या समझ रहे हो एज ए एग्जामिनर, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि अगर जो मार्किंग स्कीम आपको बोली गई है कि इन इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको कॉपी चेक करनी है, अगर वो चीजें यहां पर दिख रही हैं, आपको नंबर देना पड़ेगा। आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप क्या सोचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? और क्या क्या वो चीजें हैं कि भैया एनसीईआरटी का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का कंटेंट जो है वो हमारे लिए सब कुछ है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी चीज ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स बनाओ, जितना ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना ज्यादा इजी बना सकते हो एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करना, उतना कोशिश करो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मार्किंग स्कीम शुड बी स्ट्रिक्टली एंड रिलीजियसली फॉलोड। आपको यानी एग्जामिनर को कहा गया है कि आपको इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। नहीं तो उस एग्जामिनर को कॉपी चेक करने नहीं दिया जाएगा। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं कि आपको पहले 5 कॉपी चेक करने के लिए दी गई, उसमें अगर आपने सारी चीजें जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे अगर आपने वो फॉलो किया है, तभी आपको फिर बाकी कॉपीज चेक करने के लिए दिया जाएगा, नहीं तो फिर आपको कंसिडर नहीं करेंगे एज ए एग्जामिनर। ये बहुत सारे रूल रेगुलेशन है जो मैं आपको नहीं सारी चीज डिस्कस कर सकता, बट मैंने आपको जो बताया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी 5 पॉइंट्स का ध्यान रखोगे और इन 5 पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अगर आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। मेरा नाम है पंकज, मिलूंगा अगले सेशन में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम और हमारे बाकी सोशल मीडिया में ऐड हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि किन किन चीजों पे, किन किन टॉपिक्स पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।